नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है राइट टू बी फॉरगॉटन अर्थात भूल जाने का अधिकार पर हम बात करेंगे। राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार आता है। अभी तक जितना कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी रिप्लाई में बताया गया है, उसके द्वारा हम राइट टू फॉरगॉटन को राइट टू प्राइवेसी का भाग मानते हैं। तो इस बारे में हम एक डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये हमारे देश की वयोवृद्ध जनसंख्या के बारे में, उनके स्वास्थ्य और उनके आगे आने वाले भविष्य के बारे में बात करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, द हिंदू से लिया गया है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं आज के हमारे MCQ के ऊपर। वह यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री के द्वारा कब लॉन्च की गई थी, किस दिन लॉन्च की गई थी। आपका ऑप्शन ए है 1 मई 2016, ऑप्शन बी है 1 मई 2017, ऑप्शन सी है 1 मई 2018 या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो वह यह है राइट टू बी फॉरगॉटन अर्थात भूल जाने के अधिकार से आप क्या समझते हैं। डू यू थिंक इंडिया शुड हैव इट टू, क्या आपको ये लगता है कि भारत में यह होना चाहिए। इस पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है 250 शब्दों में। अब आते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। तो पहला आर्टिकल राइट टू बी फॉरगॉटन अर्थात भूल जाने का अधिकार। तो हाल ही में सेंटर के द्वारा एक्नॉलेज किया गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन पार्ट है निजता के अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी का, जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के, राइट टू लाइफ के अंतर्गत। पर यहाँ पर अगर हम वास्तविकता में देखें तो हमारे पास में अभी इससे जुड़ा हुआ ऐसा कोई कानून नहीं है। राइट टू बी फॉरगॉटन अर्थात सामान्य रूप से इसे इस तरीके से लिया जाता है कि किसी भी पर्सन को ये अधिकार होता है कि अगर कोई भी इंटरनेट या कोई इंटरनेट प्रोवाइडर के पास में उसका इंफॉर्मेशन सेव्ड है और वो नहीं चाहता है कि उसके पास में वो रहे, या वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ले उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के संबंध में, तो उस स्थिति में इसे राइट टू बी फॉरगॉटन माना जाता है कि उस पर्सन को अधिकार है कि वो इंटरनेट एग्रीगेटर या इंटरनेट प्रोवाइडर या कोई वेब उसका सारा डेटा यहाँ पर डिलीट कर दे। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो विश्व में अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे शॉर्ट में GDPR कहा जाता है, इसका आर्टिकल 17 ये राइट देता है यूरोपियन यूनियन के लोगों को कि वो राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल कर सके। मतलब उनका इंडिविजुअल डेटा जो है वो उनके रिक्वेस्ट पे पर्सनल डेटा डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर विभिन्न इंटरनेट ब्राउजर हो, इंटरनेट प्रोवाइडर हो या कोई भी और दूसरा वेब हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे भारत में नहीं देखने को मिलती है। यूरोपियन यूनियन के अलावा रशिया, तुर्की ऐसे कुछ देश है जहाँ पर ये अधिकार दिया गया है स्टैचू के फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इफ अ पर्सन मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन ऑफ डेटा नॉट नेसेसरी फॉर पब्लिक वेलफेयर, द ऑर्गेनाइजेशन इज एंटाइटल्ड टू डिलीट इट। तो इन देशों में यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा इकट्ठा करते हैं, पर्सनल अथवा नॉन पर्सनल डेटा, ये अगर कोई पर्सन रिक्वेस्ट करे कि उसका डेटा डिलीट कर दिया जाए और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ना हो, तो यहाँ पर डिलीट करने का उसे अधिकार होता है। भारत में अगर हम पोजीशन देखें तो के पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आया। यहाँ पर निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया। और जब सरकार से ये पूछा गया कोर्ट में कि क्या राइट टू बी फॉरगॉटन पार्ट है हमारे संविधान का, क्या सरकार इसे मानती है, तो यहाँ पे सरकार ने काफ़ी पॉजिटिव अफर्मेटिव वे में यहाँ पर ये माना कि हाँ राइट टू प्राइवेसी में राइट टू बी फॉरगॉटन आता है। और इसके साथ में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि हाल ही में टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, इसमें भी सरकार ने बताया है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें भी राइट टू बी फॉरगॉटन रिकॉग्नाइज किया गया है, इसका डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइज किया गया है।
कोर्ट्स की ओर बढ़े तो मई 2019 में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये माना था कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन इनहेरिट पार्ट है प्रिवेसी का, जो कि आर्टिकल 21 से हमें मिलता है। उसके अलावा जनवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यहाँ पर नेम ऑफ द वुमेन जो कि केस में मौजूद था, एक महिला का नाम, वो हाइड कर देना चाहिए। उसके अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट में भी इसी तरीके का जजमेंट भी दिया गया है प्रीवियसली कि अगर कोई ऐसा वीडियो जो कि विनय भंग करता है किसी महिला का, वो इंटरनेट से निकाल देना चाहिए, ये उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर हम प्रेजेंट केस में देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट केस में पिटिशनर्स जो है इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी ऑर्डर में एक्विटल या पनिशमेंट सर्व कर देता है एक्यूज, तो उसका नाम ऑर्डर से हट जाना चाहिए, वो पब्लिक डोमेन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके राइट टू प्राइवेसी को का हनन करता है। उसके अलावा एक और एक्टर है जिन्होंने अपने फोटोज भी रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जिन्हें ड्रंकन ड्राइविंग केस में यहाँ पर माना गया था दोषी। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेजेंट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है कि निजता के अधिकार, कुछ डेटा ऐसा होता है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, तो यहाँ पे राइट टू नो के अंतर्गत वो आता है जो कि हमारे आर्टिकल 19 से प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिल सकता है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन वर्सेस राइट टू नो जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है, इनके बीच में हमें एक क्लैश देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर टेम्पर विथ फंक्शनिंग ऑफ सर्टन प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पर ये भी एक बात कही गई है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है मल्टीनेशनल, ये जो कंपनीज है, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यूरोपियन यूनियन या ऐसे जगह जहाँ पर राइट टू बी फॉरगॉटन बैक्ड बाय स्टैचू है, वहाँ पर ये पर्सनल डेटा डिलीट कर देते हैं ऑन रिक्वेस्ट में। पर भारत के संदर्भ में और दूसरे देशों के संदर्भ में जहां पर ये बैक्ड बाय स्टैचू नहीं है राइट टू बी फॉरगॉटन, वहां पर ऐसा रुख इनका नहीं देखने को मिलता है। ये देखने वाली बात रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जब जाता है तो क्या रुक रहता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट एक और फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन्स को देता है। उसके अलावा सरकार ने जिस तरीके से बताया कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, तो उसमें राइट टू बी फॉरगॉटन क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या डॉक्ट्रिन रहेगी, ये भी देखने वाली बात रहेंगी। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में है, मतलब जो वयोवृद्ध जनसंख्या है हमारे देश की, जो वृद्ध जनसंख्या है इनके बारे में है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट की भारत में काफी लंबे समय तक बात की गई, परिवार नियोजन के अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन हाल ही में पता चला था कि जिस तरीके से अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हमारे देश में जो प्रजनन दर है ये 2 के पास करीब आ गया है, जिससे अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हम की जाती थी हमारे देश में, अब ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गए हैं। मतलब एक समय के बाद में हमारे देश में जनसंख्या घटने लगेगी। लेकिन एक और अगर हम देखें तो अभी भी हमारा देश दुनिया का सबसे यंग नेशन बना हुआ है, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में है। ये यूथ पॉपुलेशन अपने आप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के थ्रू ही आई है, और जो यूथ पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा है ये सपोर्ट करता है यहाँ पर लो डिपेंडेंसी रेशियो, अर्थात कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री में। तो भारत के अलावा चीन, हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जो कि इनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमें देखने को मिलता है, उसके अनुसार ये अनुमानित किया गया है कि 2031 तक ओल्ड पॉपुलेशन, जो वृद्ध पॉपुलेशन है हमारे देश में, ये 195 मिलियन हो जाएंगी। उसके अलावा सच ए ग्रेट अमाउंट ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन वुड मीन अ इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब यहाँ पर जो वृद्ध जनसंख्या है इन्हें डिपेंडेबल माना जाता है हमारे देश में सामान्यतः, लेकिन राइटर ने यहाँ ये बताया गया है कि जो वृद्ध जनसंख्या है ये एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है एक्सपीरियंस और नॉलेज का, अनुभव और ज्ञान का। तो इसे इस वे में हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत चुनौतियां हैं, खासकर हेल्थ केयर के संबंध में। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेजेंटली 11% जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये लोकोमोटर डिजीज से सफर कर रहे हैं। 58 लाख लोग हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से इनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। उसके अलावा 60 से 74 वर्ष के बीच के आयु वर्ष वाले जो लोग हैं इनमें 34% कार्डियोवास्कुलर डिजीज से
जूझ रहे हैं। तो अपने आप में जो ओल्ड पॉपुलेशन है इन्हें जो सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है ये मिलता है हेल्थ केयर से। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्कीम्स भी इतनी नहीं है, क्योंकि खासकर अगर हम देखें कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है एल्डरली पॉपुलेशन ये लोअर इनकम स्ट्रेटा से आती है। और हमारे देश में अगर जनसंख्या के भी हिसाब से देखें तो लोअर इनकम स्ट्रेटा से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि इनकी बीमारी के कारण ये कोई भी लाइवलीहुड नहीं ले पाते हैं, ये खुद से पैसा नहीं कमा पाते हैं, जिसके कारण इन्हें अपनी फैमिली पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब अपनी फैमिली पे इन पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसके चलते हुए यहाँ पर ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि अपने आप में काफ़ी महंगी उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ये एक विशियस साइकिल चलते जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया है कि 400 मिलियन इंडियंस डू नॉट हैव फाइनेंशियल कवर। तो 400 मिलियन इंडियंस जो है इनके पास में फाइनेंशियल कवर किसी भी रूप का नहीं है हेल्थ एक्सपेंसेस को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है, अ स्टेटस रिपोर्ट filed in Supreme Court shows 16 states and union territories have no beds or wards dedicated to elders। तो यहाँ पर वृद्ध जनसंख्या के लिए करीब करीब 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में ना कोई बेड है ना वार्ड्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के लिए हो। उसके साथ में अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ओल्ड पॉपुलेशन के कारण। तो इंडिया नीड्स टू टेक सर्टेन मेजर फॉर मेकिंग प्रो एल्डरली इन्वायरमेंट। तो भारत को जरूरत है कि ये वृद्ध जनसंख्या के अनुरूप यहाँ पर मेजर्स ले, कदम उठाए। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंक्रीज स्पेंडिंग इन पब्लिक हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पर किसी भी सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था और ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती थी, ये हमें कोविड में पता चली। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ज़रूरत है कि पब्लिक हेल्थ केयर में ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन से के संबंध में। उसके अलावा अगर हम अगले 3 डिकेड्स की यहाँ पे बात करें तो 3 मिलियन बेड्स, 1.5 मिलियन डॉक्टर्स एंड 2.4 मिलियन नर्सेज जो है इनकी ज़रूरत है, जो कि हमारे हेल्थ केयर फोर्स में जोड़ने की सरकार को ज़रूरत है। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन के लिए फोकस्ड ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आ गया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका काफ़ी पुअरली किया जा रहा है, तो ज़रूरत है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी ढंग से किया जाए। उसके अलावा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना जैसी स्कीम्स है जिसे और एक्सपांड करने की आवश्यकता है। उसके अलावा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है इसे भी युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु रहे कि कैसे एल्डरली पॉपुलेशन जिन्हें डिपेंडेंट माना जाता है, बोझ माना जाता है, इन्हें हम कैसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे देश की ग्रोथ के लिए और हमारे यूथ के लिए। तो ये आज का हमारा आर्टिकल्स रहे और इसी के साथ आज का हमारा विश्लेषण समाप्त होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सिको।